तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक पॉलिटिकल शिफ्ट की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जिसे कभी एक अभेद्य राजनीतिक किला माना जाता था, वहां जमीन पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के आज हम सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा, सरकारी रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत के आधार पर इस बदलाव को डीकोड करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरे चुनाव परिणाम को सही से समझने के लिए हमने इसे 6 मेन पिलर्स में बांटा है। हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट, बढ़ता राज्य का कर्ज और करप्शन, राजनीतिक हिंसा का असर, माइग्रेशन पैराडॉक्स, महिलाओं का क्रूशल वोट और आखिर में माइनॉरिटी वोट बैंक में आया अप्रत्याशित बदलाव। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि आखिर जमीन पर जनता का मूड बदला कैसे। जरा 2019 को याद कीजिए। चंद्रकोना में जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था और कुछ लोगों ने नारे लगाए तो उन्हें तुरंत रोककर हिरासत में ले लिया गया। वो एक ऐसा दौर था जिसे आप अनक्वेश्चन डोमिनेंस या निर्विवाद वर्चस्व कह सकते हैं। लेकिन आज का कॉन्ट्रास्ट देखिए। भारी राजनीतिक उलटफेर के बाद सड़कों पर जो जश्न का माहौल है और आम नागरिक जिस तरह से नई आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पर सवाल ये है कि एब्सोल्यूट पावर से पब्लिक पुशबैक तक का ये सफ़र अचानक कैसे तय हुआ। इस पुशबैक का एक बहुत बड़ा कारण है राज्य की इकोनॉमी और करप्शन। आइए इसे डेटा से समझते हैं। इकोनॉमिक डिक्लाइन के आंकड़े काफी साफ हैं। 1970s के दशक में भारत की कुल जीडीपी में बंगाल का हिस्सा करीब 10% हुआ करता था, लेकिन 2023 आते आते ये सीधा आधा यानी 5% रह गया है। नीति आयोग का डेटा एक और सीरियस कंसर्न की तरफ इशारा करता है। राज्य का फिस्कल डेफिसिट उसकी कुल कमाई का 4% हो चुका है। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अगर राज्य 100 रुपये कमा रहा है तो वो 104 रुपये खर्च कर रहा है, और ये जो अतिरिक्त 4 रुपये हैं ये उधारी से आ रहे हैं। और इसी उधारी का नतीजा है ये बहुत बड़ा नंबर। सीएजी की 2022-23 रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल का टोटल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2011 में जब मौजूदा सरकार आई थी तब ये कर्ज 2 लाख करोड़ था। आज स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33% को पार कर चुका है, जो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग है। लेकिन बात सिर्फ कर्ज की नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो बड़े करप्शन स्कैंडल्स सामने आए हैं, उन्होंने मिडिल और लोअर क्लास का पूरा भरोसा हिलाकर रख दिया। 2010 से 2014 के बीच शारदा और रोज वैली जैसे पॉन्जी स्कैम्स हुए। फिर 2014 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के अदालती फैसले ने पूरे स्टेट को शॉक कर दिया। योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसों पर नौकरी बांटने के आरोपों ने एक गहरा असंतोष पैदा किया, और इन सबके ऊपर आवास योजना और राशन जैसी बेसिक सुविधाओं में कट मनी यानी कमीशन की मांगों ने सिस्टम से लोगों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर पर, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल वायलेंस। एक सुरक्षित माहौल किसी भी राज्य के लिए जरूरी है, लेकिन पिछले एक दशक में हमें कई बड़े कम्युनल टेंशन्स देखने को मिले। 2013 में हावड़ा रिसड़ा, 2016 में धुलागढ़, 2017 में बदुरिया बसीराहाट और 2018 में आसनसोल। इन घटनाओं ने कम्युनिटीज के बीच के ट्रस्ट को बहुत गहरा डैमेज किया है। और अगर हम पॉलिटिकल वायलेंस के नंबर्स देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। एनसीआरबी की 2018 रिपोर्ट में बंगाल पॉलिटिकल मर्डर्स और दंगों में नंबर 1 पर था। 2011 से 2020 के बीच 114 ऑफिशियल पॉलिटिकल हत्याएं दर्ज हुईं। इसका डेमोक्रेसी पर क्या असर हुआ? 2018 के पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार पाया, और 2023 के पंचायत चुनाव में तो 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जब इलेक्शन प्रोसेस इतना हिंसक हो तो एक साइलेंट गुस्सा पनपना बहुत लाजमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मानवाधिकार आयोग ने इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में परफेक्टली समअप किया है। उन्होंने कहा, बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि राज करने वालों का कानून है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जब जनता को लगे कि जान माल की सुरक्षा ही नहीं है तो बाकी योजनाएं भी बेमानी लगने लगती हैं। हमारा अगला पॉइंट है माइग्रेशन पैराडॉक्स। युवाओं और रोजगार को लेकर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। सवाल ये है कि अगर राज्य में ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाकई कम है तो फिर भारी संख्या में युवा बंगाल छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? चलिए इस मिस्ट्री को डेटा से सॉल्व करते हैं। दरअसल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट महज 3.6% है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 22 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जॉब्स के लिए बंगाल से बाहर हैं। हो ये रहा है कि जिन्हें काम नहीं मिलता वो केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटका चले जाते हैं। अब जो लोग स्टेट में हैं ही नहीं, वो अनएम्प्लॉयड कैसे गिने जाएंगे? और इस पलायन के पीछे है स्ट्रक्चरल पॉलिसी पैरालिसिस। बजट एलोकेशन देखिए, इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 0.7% बजट रखा गया है। वहीं 45% हिस्सा यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैश ट्रांसफर्स और वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च हो रहा है। भारी उद्योगों की कमी की वजह से आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 9.9% है। इसलिए हाईली एजुकेटेड यूथ आज कोलकाता के बजाय बैंगलोर या पुणे में अपना फ्यूचर तलाश रहा है। अब बात करते हैं उस एक डेमोग्राफिक की जिसने इस चुनाव के नतीजे पूरी तरह पलट कर रख दिए, महिलाओं का वोट। 2021 के चुनाव में रूलिंग पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण महिला वोटर्स थी, लेकिन इस बार का डेटा बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। ऑपोजिशन का महिला वोट शेयर 37% से उछलकर सीधा 44% के पार पहुंच गया। ये 7% का डायरेक्ट स्विंग एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और इस वोट स्विंग के पीछे का कारण है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टूटता भरोसा। एनसीआरबी डेटा बताता है कि भारत के लगभग 27.5% एसिड अटैक अकेले बंगाल में होते हैं। 2019 से 2021 के बीच 1,93,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। और सबसे शॉकिंग बात, कन्विक्शन रेट 10% से भी नीचे है, यानी 90% मामलों में कोई सजा ही नहीं होती। और फिर 2024 के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज केस ने तो पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इस पूरे गुस्से का टिपिंग पॉइंट बना संदेश खाली। एनएचआरसी की रिपोर्ट से साफ हुआ कि वहां सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिना मजदूरी के काम करवाना और शेख शाहजहां जैसे नेताओं पर पुलिस का लंबे समय तक कोई एक्शन ना लेना, इन सब ने मिलकर एक खामोश चुनावी विद्रोह को जन्म दिया। वो महिलाएं जो सालों से चुप थीं, उन्होंने अपने वोट से जवाब दिया और पीड़ित महिलाओं ने खुद चुनाव लड़कर जीत हासिल की। और हमारा आखिरी फैक्टर है माइनॉरिटी वोट बैंक का फ्रैगमेंटेशन। इन 43 प्रमुख मुस्लिम बहुल सीटों के नतीजे देखिए। पिछले चुनाव में रूलिंग पार्टी का इन सीटों पर पूरा डोमिनेंस था, उन्होंने 35 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार वो 35 से गिरकर सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गए और मुख्य विपक्षी पार्टी ने स्ट्रॉन्ग होल्ड में सेंध लगाते हुए 18 सीटें जीती, जबकि 5 सीटें दूसरों के पास गईं। ये कैसे हुआ? इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन इफेक्ट। लेफ्ट पार्टियों, कांग्रेस और रीजनल प्लेयर्स ने मुर्शिदाबाद जैसे प्रमुख इलाकों में कोर वोट बैंक को बांट दिया। ये कोई सीधा स्विंग नहीं था, बल्कि वोट्स के इस बिखराव का डायरेक्ट फायदा मुख्य विपक्षी दल को मिला, जिससे वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाए। तो आज के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर से एक बात बिल्कुल क्लियर है, इस हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट की जड़ें सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि कमजोर इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर्स और बदलते डेमोग्राफिक्स में गहराई से जुड़ी हैं। पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। अब जब राज्य का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह से बदल रहा है, तो ये गहरी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां बंगाल के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगी? क्या नई राजनीति इन घावों को भर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया।